आमिर, रोहित और सरफराज एक चाय की टपरी पर बैठे हुए थे। आमिर कहता है कि चलो भाई, मुझे वापस से उसे ढूंढने जाना होगा। सरफराज पूछता है कि भाई, तुझे लगता है कि अब भी वो तुझे मिल सकता है? मैं तो बोलता हूँ भूल जा यार उसको। रोहित कहता है कि आप दोनों किसकी बात कर रहे हो? सरफराज कहता है कि आमिर का बचपन का दोस्त शाहिद यहीं अपने लखनऊ में ही रहा करता था। रोहित कहता है कि रहा करता था का क्या मतलब है, अब नहीं रहता? फिर आमिर कहता है कि पता नहीं यार, अब कहाँ रहता है। जब भी उसके करीब पहुंचता हूं तो वो मुझसे और दूर चला जाता है। पिछले 5 साल से ढूंढ रहा हूं, मिल ही नहीं रहा। रोहित कहता है कि फिर पुलिस वगैरह में फरियाद कर दो ना, वो ढूंढ लेंगे। आमिर इस बात पर हंस देता है कि ये सारी बात पुलिस से थोड़ी हटकर है और उनसे बढ़कर है। रोहित पूछता है पर ये सब है क्या, ये कौन, किसकी बात कर रहे हो आप, ये कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर वहीं पर बैठ के आमिर उसको एक कहानी सुनाता है। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। एक बात है गाइस, अभी हम लोग स्पॉटिफाई पे भी है एंड स्पॉटिफाई पे भी बहुत अमेजिंग हम लोग कहानियां सुनाते हैं, तो आप वहां पे भी जाके हमको सर्च कर सकते हो, स्टोरीज बाय अमान पारकर नाम से। अब ये कहानी शुरू होती है। आमिर कहता है कि शाहिद और मैं बचपन के यार हैं, लेकिन हमारे साथ एक शख्स बहुत ही जल्दी शामिल हो चुका था। उसका नाम था मरियम। मरियम हमारे बगल वाले मोहल्ले में ही रहा करती थी। अब बचपन में मैं और शाहिद अक्सर आसपास के मोहल्लों के बच्चों के साथ खेला करते थे और उसी समय शाहिद मरियम के करीब हो गया था। बचपन से ही वो दोनों साथ में थे। फिर हर एक त्योहार पर भी एक दूसरे के घर वालों का आना जाना शुरू हो गया था, बचपन से लेकर स्कूल तक, फिर कॉलेज तक, और यहाँ तक कि कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों ने जॉब भी एक साथ ही ढूंढी थी। मरियम हमेशा से एकदम चुलबुली सी थी और हमारा शाहिद एकदम शांत स्वभाव का। दोनों की जोड़ी को देखकर हमेशा खुशी मिलती थी। अगर पूरे मोहल्ले में आज भी दोनों का नाम लोगे ना तो सारे किस्से बताने बैठ जाएंगे। फिर दोनों की शादी हो जाती है और उसी 1 महीने बाद मरियम की मौत हो जाती है। उसे कैंसर की बीमारी थी। हालांकि कई महीनों से वो इसे जूझ रही थी, लेकिन शाहिद ने किसी को भी बताया ही नहीं। मरियम की मौत के बाद जब सबने उसे पूछा कि तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया, तो पता है उसने क्या कहा? कि मैं नहीं जानता था कि वो मर जाए या मुझे छोड़कर कहीं भी जा सकती है। वो ये चीज मैं मान ही नहीं सकता। मैं तो हमेशा मानता था कि दूसरे जहां में भी हम दोनों एक साथ ही जाएंगे और वहां भी हमारी कहानी सब सुनेंगे। पर अब जबकि वो कल मुझे छोड़कर चले गए, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मेरा दिल लेके कहीं तो चले गई है। कल रात ही मैं उसे ढूंढने निकला था, पर आखिर में इस खोखले बदन को चादर से लिपेटकर मैं सो गया। मैंने उसे समझाया कि शायद अब वो चली गई है, तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। जब मैंने उसे ये हकीकत बताई तब उसने गुस्से से मेरी आंखों में देखकर कहा कि वो कहीं नहीं जा सकती। मैं जिस ट्रेन से रोज आता जाता हूँ उस पे एक बाबा का नंबर भी लिखा हुआ होता है। मैं उस बाबा को ढूंढूंगा और मैं वापस लाऊंगा मेरी मरियम को। वो कहीं नहीं जा सकती। उस रात शाहिद ने मेरे सामने बहुत सारी शराब पी ली थी। मैंने उसे घर के बाहर जाने से बहुत रोका था, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी थी। वो मुझे धक्का देकर चला गया। अब जो भी आगे हुआ वो मैंने एक फकीर बाबा, शाहिद की माँ और शाहिद की बहन से सुना है। ये एक ट्रेजेडी तो नहीं कह सकता, लेकिन एक ऐसी कहानी है जो कि आज भी मुझे बेचैनी में ही रखती है कि मेरा यार है कहाँ। तो होता कुछ यूं है कि जिस रात शाहिद घर से बाहर निकला उसने पहला कॉल एक फकीर को लगाया था, जो कि किसी आम इलाकों में नहीं रहता था। वो एक कब्रिस्तान के पास बैठा करता था। शाहिद जाता है और कहता है कि मुझे मेरी मरियम चाहिए। बाबा बोलते कि क्या हुआ, भाग गई है? शराब पी के मारते थे क्या तुम उसको? शाहिद ने कहा कि भाग गई है वो, लेकिन इस दुनिया से कल मौत हो चुकी है उसकी। दफना के आया हूं मैं उसे। मैं कैसे भी करके उसे अपने पास लाना चाहता हूं। जो कुछ भी होगा मैं करने के लिए तैयार हूं। आप लिखते हो ना अपने इश्तिहारों में, खोए हुए को वापस लेकर आ सकते हो आप। बाबा, मेरी मरियम को भी लेकर आओ ना, मैं सब करने के लिए तैयार हूं। फिर कुछ वक्त तक वो फकीर सोचता है और कहता है कि बच्चा, भागे हुए को वापस लाया जा सकता है, पर अगर खुदा के पास गए हुए शख्स को पाना है
तो कुछ नापाक चीजें करनी पड़ी, पैसे भी बहुत लगेंगे, करेगा? शाहिद ने फौरन हाँ कह दी। उस पूरी रात बाबा ने कई सारे काले जादू की तकनीक आजमाई। शाहिद इतने नशे में था कि उसे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। कुछ घंटे बाद बाबा ने कहा कि ले, हो गया तेरा काम, तेरी मरियम तेरे पास आ चुकी है, ले दे मुझे मेरे पैसे। शाहिद कहता है कि क्या सच में? बाबा ने कहा कि हाँ, कल जब तू उठेगा तुझे उसका एहसास तेरे बगल में ही होगा, वो अब हमेशा हमेशा के लिए तेरी है। शाहिद ने कहा कि हाँ बाबा, मैं भी यही चाहता हूँ कि हम दोनों की मौत एक साथ ही हो, कोई एक दूसरे को छोड़कर ना जाए। बाबा ने कहा कि मौत तो अब उसकी तेरे साथ ही होगी, तब तक के लिए वो तेरी ही है, लब दे मुझे मेरे 1,00,000 रुपए। फिर वो अपने जेब से सारे पैसे निकालकर उसको दे देता है। 1,00,000। वो कहता है कि बाबा 1,00,000 नहीं है, लेकिन मेरे पास ये मेरे सोने की अंगूठी है, ये मेरा चैन है, वो सब कुछ मिला के 1,00,000 से ज़्यादा ही हो जाएगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसे शराब इतनी ज़्यादा पी ली थी कि घर जाने की बजाय वो किसी सड़क पर ही सो गया। सुबह जब उसकी आंखें खुली तब उसका बदन तो सड़क पर था, लेकिन उसका सर किसी की गोद में था। जब उसने नजरें ऊपर की तब वो गोद किसी और की नहीं पर मरियम की थी। शाहिद उसे लेकर फौरन घर चले जाता है और कई वक्त तक उसे गले लगाकर रोता रहता है। मरियम कहती है कि बस करो, मैं तुम्हारे साथ ही रहने आई हूँ और तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जा सकती। शाहिद कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ। उस रात जब शाहिद सो रहा था तब उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कुछ तो उसके हाथों में चुभ रहा है। जब उसने आंखें खोलकर देखा तब सामने मरियम बैठी हुई थी और शाहिद के हाथों को चबा रही थी। शाहिद ने एकदम झटके से अपना हाथ पीछे ले लिया और कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? मरियम तुम ठीक तो हो? मरियम ने कहा कि मैं वही कर रही हूँ जो मुझे करना होता है, मुझे इंसानी मांस बहुत अच्छा लगता है, मेरे पास यहाँ पे और कोई चारा नहीं है, एक तुम्हारा ही शरीर है, मुझे अपनी प्यास तो बुझानी है। शाहिद ने कहा कि इंसानी मांस, ये सब कुछ तुम क्या बोल रही हो? शाहिद को ये बहुत ही ज्यादा अजीब लगने लगा और वो फौरन मरियम को लेकर उस फकीर के पास चला जाता है। उसने कहा कि ये कौन है? ये मेरी मरियम नहीं है, मैंने आपसे मेरी मरियम मांगी थी, ये वो नहीं हो सकती। उस फकीर ने कहा कि बिल्कुल सही कहा तुमने, ये मरियम नहीं है, ये उसके जैसी है। अब ये कौन है अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो हो सकता है कि तुम अभी अपनी जान यहीं पे दे दो मेरे सामने, उससे अच्छा तुम इसे ही अपना लो, जरा देखो उसके सामने, इससे ही मरियम समझने में भलाई है। फिर जब शाहिद ने मरियम की तरफ देखा तब उसने उसी पुराने प्यार को उसने याद किया और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उस फकीर के पास एक बाबा बैठा हुआ था। उससे पूछा कि किसको भेजा है इस बंदे के साथ? फकीर ने कहा कि यही कब्रिस्तान की एक जिन्नी है, भटकती फिरती है, बस उसे ही छोड़ दिया इसके ऊपर। बाबा ने कहा कि इस कब्रिस्तान वाली जिन्नी? पर वो तो एक घोल है, कहते कि वो इब्लीस की औलादे होते हैं, उसको इस बंदे के साथ भेज दिया, अगर कल उठ के वो इसे खा गई तो? फकीर कहता है कि छोड़ना, हमारे सर से तो गई ये, और वैसे भी पैसे मिल गए ना, अब क्या है। वापस आते समय शायद थोड़ी दूरी बनाकर चल रहा था इस औरत से। जब तक वो दोनों घर पहुंचे शायद से समझ चुका था कि ये जो उसके साथ है वो मरियम नहीं, कोई और ही है। पर उस चांद की रोशनी में जब उसने दोबारा उसे देखा तब मरियम का चेहरा देखकर उसके दिल में एक राहत हुई। शायद ने यह तय कर लिया था कि अब जो भी है यही मेरे लिए सब कुछ है। पर जिस खौफ के साथ वो रहना चाहता था वो ही उसे धीरे धीरे गलाने की कोशिश करने वाली थी। कुछ दिन बीत चुके थे। अपने बेटे की जब कोई खबर नहीं आए तब शाहिद की माँ नूर और शाहिद की बहन अलीशा थोड़े परेशान थे। वो जानते थे कि शाहिद मरियम को कितना चाहता था और अब इसके जाने के बाद वो पक्का अकेला पड़ चुका हो। अलीशा कहती है कि आप फिक्र मत करो, मैं जाके शाहिद से मिलकर आती हूँ। उस शाम अलीशा घर पे पहुंचती है। बहुत बार बेल बजाने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुलता। वो उसे कॉल भी लगाती है लेकिन कोई भी उठाता नहीं है। अलीशा के पास शाहिद के घर की चाबी थी। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद भी वो शाहिद को 2-3 बार आवाज़ लगाती है। हॉल, किचन, बेडरूम, वो सब जगह देखती है पर शाहिद नहीं था। जब वो निकल ही रही होती है उसने देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। जैसे ही वो बंद करने जाती है उसे अंदर से कुछ तो आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि कोई तो अरबी में कुछ तो कह रहा है।
जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वहां एक औरत नीचे बैठकर कुछ कीड़े खा रही थी। अलीशा के मुंह से चीख निकल गई और जब उस औरत ने पलटकर देखा, अलीशा समझ गई थी कि ये कोई इंसान नहीं है, बल्कि उसके शरीर में रहने वाला एक शैतान है। वो भागते हुए घर से बाहर निकली। लिफ्ट का बटन उसने दबा कर रखा था, लेकिन वो आए उससे पहले ही अलीशा ने देखा कि तेज कदमों के साथ वो शैतान भी उसके तरफ आ रहा था। वो सीढ़ियों से उतरने गई, लेकिन तभी पीछे से उसे धक्का दे दिया गया। उस दर्द में जब अलीशा ने सीढ़ियों के ऊपर देखा, तब वो शैतान बस दर्द को देखकर खुश हो रहा था। कैसे कैसे करके वो बिल्डिंग से बाहर निकली और गेट के पास आई। उसने देखा कि शाहिद ही गेट के अंदर चलकर आ रहा है। अलीशा भागते हुए उसके पास गई। शाहिद, वो ऊपर ठीक नहीं है, तुम चलो यहां से। शाहिद ने कहा कि ठीक नहीं है, ये तो बताओ हुआ क्या है। अलीशा कुछ भी यहाँ पे कह नहीं पा रही थी। शाहिद ने कहा कि छोड़ो ये सब, मुझे बताओ कि क्या तुम मरियम से मिली। मरियम का नाम सुनकर अलीशा का दिल रुक गया। मरियम? वो तो मर चुकी है। शाहिद, क्या बोल रहे हो तुम? ठीक तो हो? शाहिद ने कहा कि हाँ, मैं जानता हूं क्या हुआ है, लेकिन देखो वो लौट कर आई है मेरे साथ रहने। चलो आओ, मैं मिलवाता हूं उससे। अलीशा को ऊपर हुए हादसे से अब भी डर लग रहा था, लेकिन उसे यह भी जानना था कि शाहिद किस मरियम की बात कर रहा है। जब वो लोग ऊपर गए तो वाकई में अलीशा के सामने मरियम खड़ी थी। उसे जिंदा देखकर वो और भी थोड़ी डर चुकी थी। शाहिद ने कहा, हो गई तसल्ली? अलीशा वहां से निकल जाती है। जब ये बात वो अपनी माँ को बताती है, तब नूर भी ये समझ जाती है कि तुमने जो कुछ भी देखा, उसे ये मालूम पड़ता है कि वो मरियम या कोई भी दूसरा जिंदा शख्स नहीं है। ये कोई शैतान है, और ये शैतान शायद अपने घर पे कहाँ से लेकर आया, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। उसी रात नूर, जो कि शाहिद की माँ है, वो शाहिद के घर पहुँचती है। बिना बेल बजाए वो चाबी से दरवाज़ा खोलती है और अंदर चली जाती है। पूरे घर में अंधेरा था। बेडरूम से कुछ बात करने की आवाज़ें आ रही थी। नूर ने धीरे से दरवाज़ा खोला तो देखा कि शाहिद बेड पर लेटा हुआ है, पंखे की तरफ देखकर बातें कर रहा है। मैंने तो बहुत कहा अलीशा से कि रुको, भाभी के हाथ की चाय पी कर जाओ, पर वो डर कर भाग गई यार। और ये बोलने लग गई कि ये कोई शैतान है, मरियम मर चुकी है। मानने को ही तैयार नहीं थी यार वो। और कल वो आमिर भी वही बोल रहा था। शाहिद की माँ ने चिल्ला कर बोला, तू किससे बात कर रहा है? फिर शाहिद ने कहा, अरे अम्मी आप आइए, मैं तो बस मरियम से ही बातें कर रहा था। जब नूर ने शाहिद के बगल में देखा तो एक काली सी लंबी सी परछाई शाहिद के जिस्म को लिपट कर सोई हुई थी। नूर तुरंत चिल्ला कर बोली, बेटा हट जा वहां से। शाहिद ने कहा कि क्या हुआ? जब शाहिद ने बगल में देखा तब इस वक्त मरियम वहां पर नहीं थी। वो परछाई बोली, क्या हुआ? मुझे आप मरियम ही समझो, मैं आप ही के लिए जिंदा हूं। आपकी मौत से ही मेरी मौत है। वो और लिपटने लगी, पर इस वक्त शाहिद उठकर नूर के पीछे छिप गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि शाहिद को अचानक से होश आ चुका था। वो ये सब कुछ देख पा रहा था जो कि सभी इतने दिन से कह रहे थे। शाहिद कहता है कि ये मुमकिन नहीं है, मैं मरियम के साथ ही रह रहा था माँ, मैं नहीं जानता था ये सब कुछ कैसे हुआ। बिस्तर पर लेटा हुआ शैतान अभी धीरे से उठकर शाहिद के पास आता है। वो कहता है कि रह रहा था, जब तक तुम अपनी आखिरी सांसें नहीं ले लेते, तुम मेरे साथ ही रहोगे। जब नूर ने शाहिद को वहां से हटाने की कोशिश की, तब उस शैतान ने नूर का गला पकड़ लिया और उसको कहा कि मुझे आम मानने की गलती मत करना। मैं घोल जिन्नी हूं, इंसानों को खाना अच्छा लगता है मुझे। मेरे आका ने मुझे इनके रूह से जोड़ दिया है। अब इनकी मौत के बाद ही मेरी रिहाई होगी। उस दिन के बाद से शाहिद जैसे गायब सा हो गया था। उस हादसे के कुछ ही दिन बाद उसकी अम्मी नूर की भी मौत हो जाती है। उसके कुछ महीनों बाद अचानक से अलीशा भी अपनी जान ले लेती है, पर शाहिद गायब रहता है। वो अपनी अम्मी और अपनी सगी बहन की मैयत में भी नहीं आया था। अभी कुछ सालों पहले की बात है कि यहीं पास ही एक दरगाह में मैं गया हुआ था और वहीं बाहर मुझे शाहिद बैठा हुआ दिखा था। लंबे बाल, भिखारियों जैसी हालत देखकर ही तरस आ गया था मुझे। जब मैं उसके पास पहुंचा, उसने मुझे तुरंत पहचान लिया और कहने लगा कि दूर चले जाओ तुम मुझसे, वो तुम्हें भी मार देगी। मेरे करीब कोई भी नहीं रहेगा, बस वही रहेगी, भाग जाओ यहाँ से। बस एक वो दिन है और एक आज का दिन है कि शायद कभी कहीं पे भी नहीं मिल पाया।
वो जिन्नी ने उसे मार दिया, वो बच गया या उसी के साथ रहता है, किसी को नहीं पता। मैं हर 2 दिन में उस फकीर के पास तक जाता हूँ और उसको पूछता हूँ क्या वो जिन्नी कब्रिस्तान में तो नहीं आई, इससे ये तो पता चल जाए कि अपना भाई मुसीबत से बच गया है कि नहीं। कहानी भले ही खौफनाक थी लेकिन शाहिद की नीयत साफ थी। खैर, आज फिर निकलता हूँ शाहिद की तलाश में, क्या पता वो मिल जाए या फिर वो मरियम। ये कहानी कहकर आमिर वहां से निकल जाता है। गाइस, जिन्नी या जन्नात, आप कुछ भी कहो, ये अगर किसी के जिस्म के साथ मिल जाए तो कहानी हमेशा मौत के साथ ही खत्म होगी। हो सकता है कि शाहिद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनकी मुलाकात जन्नातों से हो जाती है और वो जिंदा आपके सामने नजर आते हैं, लेकिन कुछ बदनसीब शाहिद जैसे भी होते हैं जिनकी पूरी जिंदगी खौफ के साथ चलती है। आज के इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये दुनिया जितनी इंसानों की है उतनी ही प्रेत आत्माओं की भी है।